सकें कि लमसम या फिर अगर कोई नियमित निवेश करने की सोच रहा है तो ऐसे में प्रोडक्ट्स का चुनाव कैसे करें और इन दोनों ही जो पहलू हैं या फिर दोनों जो तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, उनके अपने फायदे नुकसान क्या हैं? पूनम, अगर आप टैक्स प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लास्ट क्वार्टर में लमसम ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज आउट करने को ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऑल द इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी फिनिश्ड बिफोर 30th मार्च। तो अगर टैक्स प्लानिंग आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप फाइनेंशियल ईयर की स्टार्ट से ही उसको सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करिए ताकि आप एवरेज आउट कर सकें मार्केट को। जहाँ तक लमसम और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन की बात है तो इट डिपेंड्स ऑन दी प्रोडक्ट। अगर आप एक डेट प्रोडक्ट चुन रहे हैं, यानी कि आप एफडी में निवेश करना चाहते हैं, बैंक एफडी में, या पोस्टल एनएससी लेना चाहते हैं और या म्यूचुअल फंड के डेट एसेट में जाना चाहते हैं, तो आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज द रिटर्न्स आर मोर और लेस फिक्स्ड। और जितना जल्दी उसमें लमसम इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। एज अगेंस्ट दिस, अगर आप मार्केट एक्सपोजर चाहते हैं तो आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा ताकि आप एवरेज आउट कर सके अपने इन्वेस्टमेंट्स को। पूनम, आपसे यहाँ पर एक आप सवाल है मेरा कि क्योंकि अवेलेबिलिटी पर तो ये डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपके पास कितने फंड्स हैं। अगर किसी के पास कुछ सरप्लस है तो वो उसे एक मुश्त लगाने की सोचता है, लेकिन अवेलेबिलिटी के अलावा क्योंकि हर इन्वेस्टर की ज़रूरत अलग हो सकती है, उसका लक्ष्य अलग हो सकता है, ऐसे में प्रोडक्ट्स का चुनाव कैसे करें? मतलब किन बातों का ख्याल उनको रखना चाहिए निवेश करने से पहले? प्रोडक्ट का चुनाव सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है टाइम होराइजन की अवेलेबिलिटी पे। अगर आपके पास लंबा टाइम होराइजन अवेलेबल है और आपको रिस्क उठाने की कैपेसिटी आप रखते हैं तो नेचुरली आप हाई यील्ड वाले प्रोडक्ट्स, जो थोड़े रिस्की प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट, उसमें निवेश करने का सोचेंगे। अगर आपके पास टाइम पीरियड ही कम अवेलेबल है, यानी आप 1 या 2 साल का ही आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो आपको डेट फंड्स चुनना चाहिए। जी पूनम, जैसे आपने अभी अभी बताया कि जब हमारे पास लंबी अवधि का नज़रिया होता है, यानी कि अगर कम से कम 10-15 साल के लिए अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो हमें SIP का रुख करना चाहिए। ऐसा एक ईमेल इस शो पर आया है, स्नेहा है दिल्ली से। इन्होंने सवाल भेजा है कि मौजूदा बाज़ार को देखते हुए क्या शेयर बाज़ार में इस वक्त निवेश करना सही होगा? ये हाउसवाइफ हैं और इन्होंने जाहिर है कि इनकी कोई नियमित आय नहीं है, ऐसे में इनके लिए शेयर मार्केट में निवेश करना सही होगा या फिर इन्हें म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की आप सलाह देंगे? डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना तभी मुनासिब होता है जब आपको पूरे फंडामेंटल्स मार्केट के पता हैं और कैसे वो मार्केट ऑपरेट करता है, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, और आप शेयर मार्केट की पूरी समझ रखते हैं और साथ ही आप पूरा समय दे सकते हैं उसको समझने में और उसको डे टू डे ट्रैक करने में। अगर ये सब नो हाउ और आपके पास टेक्निकलिटीज़ नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड का रुख लेना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि ये टाइम सही है कि नहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, तो आई वुड से दैट ऑल टाइम्स आर राइट व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, प्रोवाइडेड आपका होराइजन लंबा हो, आपके गोल्स सेट हों और आपको पता है कि आपको अमाउंट कितनी चाहिए इस इन्वेस्टमेंट के बाद। यानी अगर गोल सेटिंग प्रॉपर है तो और अमाउंट आप प्रॉपर्ली नक्की करके चलते हैं तो एनी टाइम इज़ गुड टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बिकॉज मार्केट्स आर साइक्लिकल। कभी वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। इट कैन नेवर बी वन वे। अगर वन वे मार्केट रहेंगे तो उसमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत ही कभी नहीं रहेगी। सो कंसिडरिंग ऑल दिस, यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सुन एज यू गेट सम सरप्लस मनी। और हर एक को अर्निंग पर्सन को, चाहे वो हाउसवाइफ हो, उन्हें वो अर्न ना करती हों, तो अपनी सेविंग्स में से इन्वेस्टमेंट का एक नज़रिया रखना चाहिए और एक सेविंग मेंटालिटी रखनी चाहिए। एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम आपको सेव ज़रूर करनी चाहिए। जी पूनम, यहाँ पर प्रेडिक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल होता है कि आगे चलकर बाजार की चाल क्या रहने वाली है, लेकिन जैसे इन्होंने, स्नेहा ने कुछ भी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन नहीं करी हैं, लेकिन हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउसवाइफ है। इन्होंने एज मेंशन किया 38। ऐसे में क्योंकि लक्ष्य पे इनका कुछ निर्धारित नहीं है, गोल कितना इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग करते समय? पूनम, देखिए, हर गोल मतलब जो भी आपके फ्यूचर नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स, उसकी पहली बात तो इन्फ्लेशन रेट अलग अलग होती है।
जैसे आप बच्चों की एजुकेशन का गोल लेके चलते हैं, हायर एजुकेशन, तो आई वुड से दैट द इन्फ्लेशन रेट इज़ एज मच एज 20% इन द केस ऑफ एजुकेशन नीड्स। हेल्थ, साथ ही अगर आप हेल्थ की बात करें तो हेल्थ केयर कॉस्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और अगर आप रिटायरमेंट की बात करें तो उसका इन्फ्लेशन रेट अलग होगा, और हर गोल की टाइम होराइजन अलग होगी। इसलिए आपको अपने लक्ष्य के साथ साथ अपना जो अमाउंट आप निर्धारित करती हैं वो ज़रूरी है, और साथ ही आप कितना टाइम, आपकी आज कितनी एज है और कितना टाइम आपके हाथ में है वो पर्टिकुलर गोल के लिए, ये सब बहुत डिटेल्ड आपको पहले प्लानिंग करनी चाहिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। अदरवाइज यू मे लैंड अप हैविंग गैप्स इन योर फाइनेंशियल नीड्स। पूनम, यहाँ शेयर बाज़ार की बात हो रही है, ज़रा इक्विटी एक्सपोजर की हम बात कर रहे हैं। जैसा आपने पहले भी बताया है कि हमें अगर इक्विटी एक्सपोजर का फ़ायदा उठाना है, अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर शेयर बाज़ार में निवेश करने की सोचें, लंबी अवधि डेफिनेटली हमें चूज़ करनी चाहिए। ऐसे में कितने रिटर्न्स की उम्मीद लगाई जा सकती है, और मौजूदा बाज़ार को देखते हुए आपकी क्या आकलन रहेगा आपका? अगर हम पास्ट परफॉर्मेंसेस देखें म्यूचुअल फंड्स के, जिन्होंने, जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने शेयर मार्केट के बेंचमार्क्स को बीट किया है। इसलिए सीधा सीधा ये हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इज़ फार बेटर देन शेयर मार्केट, क्योंकि आप जोखिम भी कम उठाते हैं, रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिल रहे हैं, और साथ ही आप जो स्ट्रेस लेके चलते हैं शेयर मार्केट के स्टीप राइज एंड फॉल का, वो आप उससे बचे रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अगर आप पास्ट परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो अगर आप उसको माइन्यूटली ज़रा स्टडी करेंगे तो जो लास्ट 1 ईयर का म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा है, मीन्स इट इज़ गोइंग एज मच एज 30-35%। वहीं अगर उन्हीं म्यूचुअल फंड्स का 2 साल का देखेंगे तो काफ़ी कम है, 3 साल का थोड़ा बेटर है, बट अगर 5 साल का एवरेज आउट करेंगे तो यू आर गेटिंग मोर देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न, अराउंड 15-18% रिटर्न करीब हर ही अच्छा म्यूचुअल फंड दे रहा है। तो इस बात से साफ जाहिर है कि आगे भी अगर आप पेशेंटली इन्वेस्टेड रहते हैं, मार्केट के फॉल के समय पैनिक नहीं करते और आपका इन्वेस्टमेंट उसके अंदर जारी रहते हैं, स्पेशली एसआईपी के ज़रिए, तो आपको 18-20% रिटर्न्स बनने की संभावना है। जी, तो एसआईपी के ज़रिए एवरेजिंग का फ़ायदा उठा सकती हैं। स्नेहा, जैसे कि आपने सवाल भी किया था, लेकिन आपने कुछ भी लक्ष्य यहाँ पर नहीं बताया है। पूनम, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अगर आप ब्रीफली बता सकें, इन्होंने प्रोसीजर भी जानना चाहे कि मिनिमम अमाउंट क्या रहना चाहिए अगर ये म्यूचुअल फंड में या शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं, इनका मिनिमम अमाउंट क्या रहना चाहिए और प्रोसीजर क्या है, क्या ये बेहद आसान है, किस तरह से आगे बढ़ सकती है? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोल के किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके उसका प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। इसके लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स के प्रूफ, आपके बैंक के प्रूफ सभी अलॉन्ग विद योर फोटोग्राफ्स आप सबमिट करेंगे तो अराउंड 7 to 10 डेज़ में आपके ये अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर शुरू होगा। और उसके बाद आप जितना भी चाहें, मिनिमम टू मिनिमम एज मच एज 1 शेयर ऑफ एनी कंपनी यू कैन बाय। आप ऑनलाइन भी प्रोसेस कर सकते हैं अगर आपके पास सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो। और जहाँ तक म्यूचुअल फंड का सवाल है, ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आप इमीडिएटली इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। आपको सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देके, केवाईसी फॉर्म यानी जो भी कंप्लायंस है वो पूरा करके आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के शुरू कर सकते हैं। एसआईपी आप एज लो एज 500 रुपीज़ शुरू कर सकते हैं और लमसम में मिनिमम 5000 रुपीज़। जी, 1 जनवरी से ये इन्वेस्टर्स को फैसिलिटी दी गई है कि वो डायरेक्टली भी ऑनलाइन जाके फॉर्म्स भर के इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जिसमें उनको चार्जेस कम लगेंगे। जी, तो ये तो हुई इक्विटी की बात। इक्विटी में आप लंबी अवधि का नजरिया रख सकती है। वहीं अगर आप डेट में निवेश करने की सोच रही हैं तो एसआईपी और एकमुश्त निवेश दोनों ही आपके लिए बेहतर होगा। आगे ब्रेक लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सोने में भी कैसा करना चाहिए निवेश और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बड़े वाले सोफे के लिए, पुरानी छत की मरम्मत के लिए, सुमन की शादी के लिए। बचाए पैसे खत्म हो जाएंगे लेकिन जरूरतें नहीं। एक चीज मैंने सीखी है, पैसे बचाने से नहीं बढ़ाने से सपने साकार होते हैं। इसीलिए बजाज एलियांज लाइफ एश्योर प्लान
जो आपके सेविंग्स बढ़ाए और सपनों को रखे हमेशा सुरक्षित। बजाज एलियांज, जियो बेफिक्र। रेस हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहेगी, क्योंकि मैं इस रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी हूं। Servo डालो, जान डालो। Servo, a range of world-class lubricants from Indian Oil. बड़े वाले सोफे के लिए, पुरानी छत की मरम्मत के लिए, सुमन की शादी के लिए। बचाए पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन जरूरतें नहीं। एक चीज मैंने सीखी है, पैसे बचाने से नहीं, बढ़ाने से सपने साकार होते हैं। इसीलिए बजाज एलियांज लाइफ एश्योर प्लान, जो आपके सेविंग्स बढ़ाए और सपनों को रखे हमेशा सुरक्षित। बजाज एलियांज, जियो बेफिक्र। Businesses, organizations and individuals from all across the globe are gearing up to congregate at the Vibrant Gujarat Global Summit, an event that has over the past 10 years evolved from being a mere global investment summit to a global business platform, offering immense opportunities for networking, business ventures and innovations for the entire Asian subcontinent. Welcome to Vibrant Gujarat Global Summit 2013. We care for your dreams. We care for our commitment. We care for environment. We care for your investment. We care for your trust. We are Earth Infrastructure Limited. We care for you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। पर वुमेन, बात हो रही है फाइनेंशियल प्लानिंग की। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फायदा और नुकसान क्या है अगर आप लमसम इन्वेस्ट करती हैं या फिर एसआईपी के जरिए निवेश करने की सोच रही हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है पूनम रुंगटा। पूनम, हमने बात की इक्विटी की, हमने बात की डेट इंस्ट्रूमेंट्स की। सोने पर यहाँ पर बात करनी जरूरी है क्योंकि फीमेल्स में देखा गया है कि खासा पॉपुलर है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, सुधा वर्मा है ये। सुधा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। सुधा, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे को 2.5-3 लाख रुपए गोल्ड में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं। जी ठीक है। अब ये मुझे पता करना है कि इसमें मतलब बेस्ट रिटर्न्स क्या हैं। जी चलिए सुधा, आपने अपने ईमेल में कुछ डीमैट का भी जिक्र किया है। डीमैट अकाउंट है आपके पास? डीमैट अकाउंट है मेरे पास में एंड मेरी एज 49 ईयर है। जी ठीक है। और मुझे ये पता करना है 8 साल के अंदर, ठीक है जी, इसमें जो है क्या कहते हैं। चलिए सुधा, हमारी एक्सपर्ट इस वक्त उन्होंने आपका सवाल सुना है। पूनम, जैसा इन्होंने अभी भी बताया है, उम्र इनकी अराउंड 49 है, सोने में निवेश करना चाह रही हैं। पर्पस हालांकि इन्होंने नहीं बताया, लेकिन 5 साल कम से कम ये सोने में 5 साल निवेशित रहेंगी। ऐसे में ये जो सरप्लस है इनके पास, करीब 3 लाख रुपया इनके पास है, इसको किस तरह से निवेश करें? डीमैट भी इन्होंने बताया कि डीमैट अकाउंट होल्डर हैं ये, तो क्या ऑप्शंस हैं इनके सामने? क्या इन्हें ETF का रुख करना चाहिए या फिर फिजिकल गोल्ड में निवेश करने की सलाह देंगे आप? अगर आपका होराइजन 3 साल से ज़्यादा है गोल्ड में, स्पेसिफिकली गोल्ड में या सिल्वर में निवेश करना, तो आई पर्सनली बिलीव कि फिज़िकल गोल्ड रखना इज़ मोर एडवाइजेबल बिकॉज ETFs हैं और डीमैट अकाउंट में आप जब पेपर गोल्ड लेते हैं तो उसके रिकरिंग चार्जेस होते हैं हर साल। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप 5 साल के बाद उसे रिडीम करना चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में ETF थोड़ा कम रिटर्न दे सकता है बिकॉज ऑफ द चार्जेस। वहीं अगर आप डे टू डे ट्रेडिंग करके गोल्ड के प्राइजेस अप डाउन जो होते हैं उसके फ़ायदे उठा के आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं तो ETF इज़ मोर एडवाइजेबल बिकॉज द बाइंग एंड सेलिंग बिकम्स ईजियर एंड द चार्जेस आर ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज देयर। तो अगर लॉन्ग टर्म होराइजन आपका है, आप गोल्ड को रखना चाहती हैं अपने किसी गोल के लिए, तो आप फिजिकल गोल्ड खरीदें। एंड आई वुड स्पेसिफाई हियर कि आप फिजिकल गोल्ड यानी ज्वेलरी में ना इन्वेस्ट करें बिकॉज अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करके उसको बाद में एनकैश करना चाहते हैं तो आपके
काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं, जो मेकिंग चार्जेस और जो भी गोल्ड ज्वेलरी बनाने में जो उस गोल्ड को डिज़ोल्व किया जाता है। तो फिज़िकल गोल्ड यानी आप गोल्ड बार्स खरीदें और उसे अपने लॉकर में सेफली रख सकते हैं, बिकॉज द क्वांटिटी इज़ नॉट वेरी ह्यूज ऑफ गोल्ड और आपको एक्स्ट्रा कुछ लॉकर चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। सो इफ द होराइजन इज़ लॉन्ग, बाय फिजिकल गोल्ड, एंड इफ इट्स अ शॉर्ट होराइजन देन इन्वेस्ट थ्रू ETFs। पूनम, जो इस वक्त व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनके तरफ से मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रही हूँ। डीमैट है इनके पास, जैसा कि इन्होंने बताया, सुधा जी ने, अगर ये फिजिकल नहीं, अगर ये पेपर गोल्ड जैसे आपने मेंशन किया, ETF में एक्सपेंस रेशियो होता है, काफ़ी सारे एडिशनल चार्जेस होते हैं, अगर ये डे टू डे बेसिस पे या फिर कहें कि रेगुलरली ट्रेड नहीं करती हैं, ETF में अगर मान लीजिए ये एक मुश्त निवेश करती हैं और उसे 5 साल के उस निवेश को छोड़ देती हैं, ऐसे में जैसा एक्सपेंस रेशियो के बारे में आपने हमें बताया है कि रियल रिटर्न्स जो इन्हें फाइनली मिलेंगे वो कम हो सकते हैं, लेकिन ETF में निवेश करके उसे छोड़ देना, ये कितना मतलब फायदेमंद होगा? फिजिकल गोल्ड की अगर हम बात यहाँ पे ना करें, सिर्फ अगर हम ETFs की बात करें, क्योंकि गोल्ड फंड में तो SIP का जो है ऑप्शन है, लेकिन ETF में एक मुश्त निवेश का ऑप्शन होता है और यहाँ पर ये भी लमसम निवेश करने की सोच रही हैं। अगर ये निवेश करें और 5 साल के लिए उसको भूल जाए तो किस तरह से देखते हैं, ये रणनीति कैसी रहती है? आप बिल्कुल निवेश कर सकते, 5 साल 10 साल जितना टाइम चाहें आप ETF में इन्वेस्टेड रह सकती हैं। बट अगेन लाइक आई अर्लियर सेड कि आप इन्वेस्टेड रह के अगर उसको चर्निंग नहीं करती हैं तो भी आपको कंस्टेंटली उसके जो चार्जेस हैं वो लगते रहते हैं, जिससे कि आपकी इफेक्टिव यील्ड कम हो जाती है। एज अगेंस्ट दिस फिजिकल गोल्ड लेके अगर आप उसको एक बार रख देंगी तो उसमें रिकरिंग चार्जेस कुछ नहीं होंगे। सो दैट इज़ वाई आई सेड कि अगर आप अगर चर्निंग नहीं कर रही हैं, आप ट्रेडिंग नहीं कर रही हैं ETF की, देन इट्स नॉट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन ETF फॉर लॉन्ग टर्म। जी, तो सुधा, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया, अगर आपका नज़रिया 5 साल से ज़्यादा है तो आप फिजिकल गोल्ड यानी कि गोल्ड बार्स, कॉइन्स, बिस्किट्स, इस तरह से फिजिकल गोल्ड आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ETF में जैसा पूनम ने भी मेंशन किया कि एक्सपेंस रेशियो यानी जो एडिशनल चार्जेस होते हैं, AMC जो आपसे चार्ज करती है, उससे आपके रियल रिटर्न्स कम हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, सारंगा मिश्रा है संगरूर से। सारंगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरी एज 48 ईयर्स है और मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि 10,000 रुपये पर माह मैं पाने के लिए क्या करूँ, किस में निवेश करूँ जी? मैं कोई FD में निवेश करूँ या कहीं और निवेश करूँ? सारंगा, आपकी कोई सेविंग्स है, मतलब कोई सरप्लस अमाउंट जो आपके पास हो? हाँ जी, अब मैंने NSE में किए हुए हैं और MIS स्कीम में मैंने किए हुए हैं जी, वहाँ पे मैंने निवेश किया हुआ है। तो आप कुछ ऐसा ऑप्शन चाह रहे हैं जिससे आपको हर महीने 10,000 रुपए की एक रकम आपको मिल सके नियमित रूप से? यस मैम जी। तो पूनम, सारंगा ने जैसे बताया है, इनकी एज है 48 इयर्स और हाउसवाइफ हैं, तो कोई नियमित आय नहीं है और इसी वजह से ये कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाह रही हैं जिसमें इनको हर महीने 10,000 रुपये की एक रकम मिल सके ताकि ये अपने खर्चे निकाल सकें। क्या ऑप्शंस हैं इनके सामने, किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं? अगर हम जो इनकी रिक्वायरमेंट है, इट लुक्स लाइक अ रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको जो अगर फिक्स्ड अमाउंट चाहिए तो उसके लिए आपको रेगुलरली एक अमाउंट पहले एक्यूमुलेट करना चाहिए, यानी सेव करना चाहिए हर महीने, जो रिटायरमेंट में आपको रेगुलर रिटर्न दे सके। अगर आप लेट शुरू करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। आपको तुरंत हर महीने अपने सेविंग्स में से पैसे निकाल के इन्वेस्टमेंट शुरू करें। यू कैन, since the age is already towards I mean in the retirement side, nearer to retirement side, आप MIPs में निवेश करना शुरू करें, जो म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है जहां इक्विटी एक्सपोजर काफ़ी कम होता है और डेट एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जिससे आपका पैसा सेफ भी रहता है, यानी कैपिटल सेफ्टी की किस हद तक गारंटी रहती है इसमें। और साथ ही MIPs मंथली डिविडेंड भी डिक्लेयर करती हैं, जो कि आपके हाथ में टैक्स फ्री होता है। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ MIP लुक्स अ गुड ऑप्शन। अगर लमसम पैसा है अवेलेबल तो MIPs में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर इनके पास नियमित रूप से ये रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकती है तो बैलेंस फंड चूज़ कर सकती हैं। इनका टाइम होराइजन रिटायरमेंट का कितना है वो हमें क्लियर नहीं है, इसलिए हम लमसम अमाउंट अभी नहीं बता सकते कि कितना इन्हें एक्चुअली अमाउंट चाहिए टू गेट 10,000 रुपीज़ पर मंथ।
अगर इनके पास ज़्यादा लमसम है तो ये बैंक एफडीज भी चूज़ कर सकती है, अगर टैक्सेबिलिटी इनका इशू नहीं है तो, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स आपको मंथली इंटरेस्ट पे आउट भी देते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क होराइजन एंड योर टाइम अवेलेबल, आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जी, बैंक एफडी की आपने बात की, इनको क्योंकि हर महीने एक रकम चाहिए, ऐसे में इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन जो आप बता रही हैं, ये जब हम बैंक एफडी खोलने जाते हैं उस वक्त क्या इसका चुनाव करना ज़रूरी है? किस तरह से हम बैंक से ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और क्या हर बैंक ये ऑप्शन देता है? Yeah, there are 2-3 options available when you are making a bank FD. आप एक cumulative interest ले सकते हैं, यानी जितने अवधि के लिए आपने FD करी है, at the end of that term आपको एक साथ with interest आपका कैपिटल मिलेगा। एक होता है एनुअलाइज्ड, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको हर साल में आपका इंटरेस्ट पे आउट किया जाए, और एक है मंथली, क्वार्टरली। इस तरह के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। व्हेन यू लुक एट देम केयरफुली और आज आपकी जैसे नीड हो उस तरीके से आप चुनाव कर सकते हैं। एंड नेचुरली जो भी आप चूज़ करेंगे ऑप्शन, उसमें इंटरेस्ट रेट में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। सो ये सब ध्यान रखते हुए आप अपना चुनाव करें इन्वेस्टमेंट का। जी, तो उम्मीद है कि सारंगा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप एफडी की तरफ भी अपना रुख कर सकती है और इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन, जैसा कि पूनम ने भी सजेस्ट किया, ये आप चूज कर सकते हैं ताकि आपको हर महीने एक रकम मिल सके। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। की रफ्तार के साथ मिलाइए कदम। कैसे हो वायदा से फायदा और क्या है गोल्डन ट्रेड? कहां बड़ा ओपन इंटरेस्ट, कैसा रहेगा रोल ओवर? F&O के जरिए जानिए बाजार की दिशा, जानिए वायदा बाजार की पूरी रिपोर्ट। देखिए वायदा से फायदा, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे, जी बिजनेस, आपका फायदा। कमोडिटी बाजार में कैसे कमाए मुनाफा, मंडी लाइव देगा आपको मौका। हर कमोडिटी पर सटीक कॉल्स, बेहतरीन ट्रेडिंग टिप्स, करेंसी का दर का, हाजिर बाजार का जायका, आपके सवाल और एक्सपर्ट्स के जवाब। देखिए मंडी लाइव सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, शाम 5:30 बजे, जी बिजनेस, आपका फायदा। प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, टाटा स्वच्छ नैनो टेक वाटर प्योरीफायर और मारुति सुजुकी। FIS की रणनीति से बदलती बाजार की दिशा। डीलर्स रूम में कहां लगे हैं दांव? क्या हो आपकी शेयर नीति, जिससे पोर्टफोलियो बने फायदे में? निवेश का गुरु मंत्र, सीधे एक्सपर्ट से। देखिए आपका बाजार सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे, जी बिजनेस, आपका फायदा। प्रायोजक वी गार्ड वाटर हीटर्स, रिफ्रेश करे जिंदगी, लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH टंकी चाट मसाला और टोयोटा इटियोस एंड लाइवा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। कुछ सवाल और हैं इस शो पर। विभा हैं ये दानापुर से। विभा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि हम बैलेंस फंड के बारे में जानना चाहते हैं, कोई अच्छा बैलेंस फंड हो तो बताएं। और एक मेरे पास वर्ल्ड DSP ब्लैक रॉक का वर्ल्ड गोल्ड फंड है, उसमें हम बने रहे या निकल जाए, SIP है। जी विभा, जो आपने हमें यहाँ पोर्टफोलियो हमारे साथ ईमेल के जरिए शेयर किया है, उसमें आपने कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट्स करे हुए हैं और कुछ उसमें एक SIP भी है गोल्ड फंड में। अब जो आप बैलेंस फंड की तरफ सोच रही हैं इसको इंक्लूड करना, ये SIP के जरिए निवेश करने की सोच रही हैं? जी हाँ, SIP के जरिए। जी, चलिए क्या ऑप्शंस है आपके सामने, कौन सा फंड आप चुन सकते हैं? हमारे एक्सपर्ट हैं इस वक्त पूनम रुंगटा। पूनम, आपसे जानना चाहेंगे इनका पोर्टफोलियो एक तो पहली नज़र में कैसा लगता है आपको? क्या कुछ इसमें एलोकेशन चेंज की ज़रूरत है, कुछ रीशफलिंग? और साथ ही इन्होंने जैसे अभी मेंशन किया DSP ब्लैक रॉक का जो फंड है, क्या इसमें से इन्हें निकल जाना चाहिए? क्या ऑप्शंस हैं इनके सामने? इनके जो फंड पोर्टफोलियोज हैं उसमें जो कंसंट्रेशन मैं देख रही हूँ वो स्मॉल कैप्स का है। जो स्मॉल कैप सेक्टर है वो काफ़ी वोलेटाइल रहता है, तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है और उसमें लॉन्ग टर्म आपको बने रहना चाहिए।